गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक ना? तो यहाँ पे हमें कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग मानेंगे कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक थे ना, तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो बहुत लोगों को ये b बराबर 6 मैंने क्यों माना और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो मैं आपको चलिए मैं समझा देता हूँ, और मैं कोई भी चीज़ रटाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा बस। ठीक ना? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन रटना न पड़े। ठीक ना? तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं। ठीक ना? इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ जियोमेट्री। तो इन्होंने हमें ये बताया था कि यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है और यदि a का मान b से बड़ा है, तो हम लोग इन दोनों संख्याओं में एक संबंध लिख सकते हैं। वो संबंध होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ठीक ना? तो a और b तो ऊपर दिया गया, लेकिन अब ये क्यू आर क्या है तो चलिए मैं बता देता हूँ एक चीज़। और इसमें r का मान जो होता है, r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या फिर b से छोटा होगा। इसमें b जो है भाजक है। कैसे भाजक है चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें हम लोग छोटे संख्या यानी कि यूक्लिड जी ने बस हमें इतना ही बताया था। ठीक ना? और ये कुछ अलग से नहीं है, बल्कि जो हम लोग भाग देते हैं बल्कि वही है जो इसमें ये छोटी संख्या b है, हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या a में भाग देते हैं। ठीक? तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे भागफल q आएगा और इसे हल करने पर शेषफल r रहेगा। ठीक? तो आपको पता ही है कि जो अंदर वाला होता है ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो इनमें संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग लिखेंगे भाज्य a बराबर भाजक b गुणा भागफल q प्लस r। तो देखिए वही वाला संबंध यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं ये शब्द कहाँ से आया, तो शेषफल r है, और शेषफल आपको पता ही होगा कि शेषफल या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक? या तो जो ये भाजक है इस भाजक से छोटा होता है हमेशा, यानी हमेशा कोई भी दो संख्या में अगर आप भाग देंगे तो जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो भाजक से छोटा होगा। बस यही शब्द बन सकता है जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर इसे प्रमेयिका भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक ना? लेकिन यदि आप इन दोनों में डिफरेंट देखना चाहते हैं डिफरेंस, तो पार्ट 1 वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक ना? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यूक्लिड ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस r, उन्होंने इतना बताया था। है ना? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6q है कि नहीं। तो यानी कि अगर हम लोग इससे तुलना करें तो यहाँ पे b बराबर देखिए 6 मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने b बराबर 6 माना। अगर यहाँ 6 की जगह 4 होता सभी में तो हम लोग b बराबर 4 मानते हैं। ठीक ना? फिर देखिए उसके बाद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ये बराबर 6q प्लस r, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक ना? इसमें जो 6 होगा ये भाजक होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। इतना क्यों हो सकता है? क्योंकि ये r शेषफल है और ये भाजक से हमेशा छोटा ही होता है। ठीक ना?
ये भाजक से हमेशा छोटा ही होता है, इससे फल या तो जीरो होता है या तो जीरो से बड़ा होता है। तो ये केस हो सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इनका मान बारी बारी से इसमें रख लेते हैं। तो पहली अवस्था हो सकती है a बराबर 6 प्लस जीरो, r की जगह जीरो। तो जीरो लिखे या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। या तो दूसरी अवस्था हो सकती है a बराबर 6 प्लस 1 r की जगह, ठीक ना। या तो a बराबर 6 प्लस 2, या a बराबर 6 प्लस 3, या a बराबर 6 प्लस 4, या फिर ये लास्ट केस है a बराबर 6 प्लस 5, ठीक ना। तो अब हमें इतना केस मिल गया और हमें क्या सिद्ध करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 6 प्रकार के हमारे पास केस मिल चुके हैं और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने के रूप का होता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि इनमें से विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये a बराबर 6q है और इसमें q क्या दे रखा है, q कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक के जब हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं या फिर 3, यानी कोई भी पूर्णांक हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो यदि हम लोग q का मान 1 रखें तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो a बराबर 6 आ जाएगा, ठीक ना। और q का मान यदि हम लोग 2 रखें तो 6 दूना 12, a बराबर 12 आ जाएगा। यानी कि q के अगर कोई भी यदि हम लोग पूर्णांक रखते हैं तो a बराबर हमेशा एक सम संख्या आती है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया कि 6q जो है एक सम संख्या है, ठीक ना। 6q एक सम संख्या है। अब बात करते हैं इसमें a बराबर 6q प्लस 1। तो a बराबर इसमें देखिए 6q सम संख्या है और यहाँ पे प्लस 1 विषम संख्या है। तो जब किसी सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो एक विषम संख्या ही आती है। जैसे सम संख्या 2 में अगर हम लोग एक विषम संख्या जोड़ें तो 2 प्लस 1 3, वो विषम संख्या ही आएगी उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 6q एक सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो वो भी एक सम संख्या आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ये भी विषम संख्या आ जाएगा क्योंकि प्लस 3 विषम संख्या जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे सम संख्या जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे ये सम हो जाएगा और ये हो जाएगा विषम। तो आप लोग देख सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम संख्या आ चुका है, ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये हो गया इसका सलूशन। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो अधिकतम का मतलब महत्तम होता है। तो हम लोग इस अधिकतम शब्द से ये पता कर लेंगे कि अधिकतम का मतलब महत्तम होता है। इसका मतलब हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक ना। यानी कि HCF निकालना है। तो हम लोग यदि 616 और 32 का HCF निकालने तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। उसके बाद से हम लोग दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि मैं क्वेश्चन रटवाऊंगा नहीं बल्कि मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल सरल भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे बस इतना ही कहा जा रहा है कि यदि इधर 32 लोगों का समूह, ठीक ना, और इधर 616 लोगों का समूह, तो यदि मान लीजिए इधर ये 32 वाला समूह यदि इधर 4 स्तंभ में चलता है, यानी कि यदि 4 लाइन में चलता है तो इधर 616 लोग भी 4 लाइन ही बनाएंगे और ये 4 लाइन इन 4 लाइन के पीछे चलेगी। बस हमें इतना ही मतलब क्वेश्चन में कहा है और ये पूछा है कि इन चारों लाइन, यानी कि यहाँ पे 4 लाइन है, लेकिन इन लाइनों की यानी स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है, ठीक ना।
तो अधिकतम से हम लोग ये तुलना करेंगे कि महत्तम है, और उसके बाद से हम लोग इन दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्ग निकाल लेंगे, यानी कि HCF निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे HCF किसी दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें हालांकि बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 616 बराबर 32 से, ठीक ना, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इतना लिखने के बाद जो छोटी संख्या होती है उससे हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम लोग 32 से 616 में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 61 है और 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। तो ये सही बच जाएगा। तो ये हो गया 32, ठीक ना। फिर ये 1 है तो ये शेषफल यहाँ से 1 हासिल लगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर ये हो गया 6, ठीक। अब ये यहाँ पे कैसे पता करें, तो इसे हम लोग 30 मान लेते हैं, ठीक ना। और जब 30 का 9 में गुणा करेंगे तो 270 आएगा, यानी कि 9 बार ये जाएगा। तो 9 दूना 18 हासिल 1, 9 3 27, 1 28। अब हम लोग घटा देंगे तो 1 यहाँ से हासिल लेगा तो 16 में से हट जाएगा, 8 बचेगा, बस 8 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही संबंध, 616 भाज्य 616 बराबर भाजक 32 गुणा भागफल 19 प्लस शेषफल 8, ठीक ना। इसके बाद ये जो भाजक होता है और ये जो शेषफल होता है, इनमें हम लोग फिर से लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग लिखेंगे 32 और 8 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो जब 32 और 8 को लेकर प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो फिर छोटी संख्या 8 हो गई और बड़ी संख्या 32 हो गई। तो हम लोग 8 से 32 में बाल लेंगे तो 832 ये 0 आ गया। तो इसमें भी संबंध लिखेंगे तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0 हो गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए भाजक 8 है और शेषफल 0 है, तो हमें बस शेषफल 0 लाना रहता है। फिर जो भाजक होता है वही HCF होता है, हो जाता है इन दोनों संख्याओं का। तो हम लोग लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10 के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।